Assalamu alaikum students, Nahida Miss here and today we are going to learn poem Have You Ever Seen। हम लोग जो है लास्ट 2 दिन में एक पोएम और एक लेसन देख चुके हैं। फर्स्ट पोएम लाइफ एंड 1.2 अ सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, राइट। अब ये फर्स्ट यूनिट की सेकेंड पोएम है। ये पोएम जो है ना होमोग्राफ्स पर बेस्ड है। अब होमोग्राफ क्या है ये देखते हैं हम वार्मिंग अप वर्कशॉप में, ठीक है। आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 1, words that have the same spelling but differ in meaning when used in different contexts are called homograph. For example, a temple fair attracts a lot of crowd. सेकेंड सेंटेंस दिया आपको, हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वॉज फेयर। अब क्या मतलब हुआ, अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ तो वो वर्ड्स जो डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं ना उनको होमोग्राफ कहा जाता है। जो डबल मीनिंग वर्ड्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, होमोग्राफ। अब जैसा फेयर वर्ड ले लीजिए, फेयर का यहाँ पर एक फर्स्ट जो सेंटेंस में मीनिंग आया है, मेले को कहा जाता है ना। टेम्पल फेयर मतलब मंदिर के पास लगने वाला मेला है ना, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ आती है। और दूसरे में फेयर का मीनिंग क्या है कि आपको स्कूल में रिमार्क्स मिलते हैं ना, एक्सीलेंट, गुड, फेयर, है ना। फेयर का मतलब ठीक ठाक, ओके, है ना। तो सेकंड में जो है ना, हर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट वाज फेयर, वहाँ पे फेयर का मतलब क्या है, ओके, ठीक है। और यहाँ पर ये इनफैक्ट फेयर तो डबल मीनिंग नहीं है, ट्रिपल मीनिंग है ना। फेयर का एक मतलब फेयर कॉम्प्लेक्शन होता है ना, गोरा गोरा होना, राइट। तो ये कभी कभी वर्ड्स जो डबल मीनिंग या ट्रिपल मीनिंग भी रहते हैं, 3 मीनिंग्स भी रहते हैं इनके। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बी वाला, ए रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। अ रोज इज द किंग ऑफ फ्लावर्स। रोज जो होता है वो, है ना, रोज मतलब यहाँ पे गुलाब का फूल जो है सारे फ्लावर्स का किंग है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए आप, द सन रोज विथ अ गोल्डन ग्लो। तो यहाँ पर रोज इज द पास्ट फॉर्म ऑफ राइज, है ना, सनराइज जो बोलते हैं हम, तो सन निकला विद अ गोल्डन ग्लो, ठीक है। तो रोज के डबल मीनिंग हो गए। अब देखिए आपको नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन एक, थिंक ऑफ 5 होमोग्राफ्स एंड लिस्ट देम बिलो, देन राइट 2 सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग, है ना। तो यहाँ पर अभी आपको जो जो होमोग्राफ जो याद होंगे, है ना, वो आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे रही हूँ आप लोगों को बो, BOW, बो, है ना। बो के 2 मीनिंग्स होते हैं, एक एरो बो वाला, है ना, और दूसरा बो जो है झुकना भी होता है। बो होने का मतलब झुकने को कहते हैं ना। तो आपको यहाँ पे मीनिंग नहीं बल्कि सेंटेंस बनाना है। तो मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ बो के ऊपर, कि जैसे प्रिंस स्लोली पुट डाउन द बो एंड एरो, है ना। द प्रिंस स्लोली पुट डाउन द बो एंड द एरो। और दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, शुड आई बो इफ आई सी द किंग, आस्क द लिटिल बॉय, है ना। क्या होगा दूसरा सेंटेंस, शुड आई बो इफ आई सी द किंग, आस्क द लिटिल बॉय। तो ये दोनों में पहले वाले में बो का मीनिंग क्या हो रहा है, वो एरो एंड बो वाला, और दूसरे वाले बो में क्या इसका मतलब झुकना। सेकेंड आप एग्जाम्पल, सेकेंड मतलब वर्ड दे रही हूँ मैं, होमोग्राफ वर्ड ट्रंक। ट्रंक, ट्रंक के पता है ना आपको क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। एलिफेंट के जो है, जो आगे का पार्ट है ना, सूंड कहा जाता है, उसको भी ट्रंक बोलते हैं। और बहुत बड़ा सा बॉक्स, बॉक्स मतलब जैसे बहुत बड़ा सा संदूक या बहुत बड़ी पेटी जैसा, उसको भी ट्रंक कहा जाता है ना। तो इसके ऊपर मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि द एलिफेंट रोज इट्स ट्रंक, है ना। एलिफेंट रोज इट्स ट्रंक, एलिफेंट ने अपनी सूंड उठाई। और सेकंड में जो है लाइक अली बाबा फाउंड द ट्रंक ऑफ जेम्स, है ना। अली बाबा फाउंड द ट्रंक ऑफ जेम्स। अब देखिए ट्रंक भी यहाँ पे एक्चुअली डबल नहीं बल्कि ट्रिपल मीनिंग है ना। ट्रंक एक झाड़ का भी ना, पेड़ का जो नीचे वाला पार्ट होता है, वुडन पार्ट, उसको भी ट्रंक कहा जाता है। तो आप उसके ऊपर भी बना सकते हो। अब
तीसरा होमोग्राफ में दे रही हूँ कंपाउंड, है ना, कंपाउंड। अब कंपाउंड का एक मीनिंग क्या हुआ कि आपने साइंस में जो पढ़ा होगा, मिक्सचर या दो चीज़ों का मिक्सचर, है ना, दो एलिमेंट्स के मिक्सचर को एक्चुअली कंपाउंड कहते हैं, है ना। जैसे आप बोल सकते हो कि वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O होता है ना। और एक कंपाउंड क्या होता है, जो आपकी बिल्डिंग का कंपाउंड होता है ना, तो आप लिख सकते हो कि किड्स वर प्लेइंग इन देयर बिल्डिंग कंपाउंड, किड्स वर प्लेइंग इन देयर बिल्डिंग्स कंपाउंड, ठीक है। चौथा वाला होमोग्राफ मैं दे रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का दो मीनिंग हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब होता है ना कि दो लोगों के बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट, है ना, या जिसको आप एग्रीमेंट बोलते हो वो, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट को अगर वर्ब के तौर पे लिया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सुकुड़ना भी होता है, सुकड़ना, कोई चीज़ का श्रिंक होना, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना। तो पहला सेंटेंस में दे रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि जैसे राज साइंड a contract with a famous businessman. Raj signed a contract with a famous businessman, है ना। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा मीनिंग जैसा मैंने बताया आप लोग को कि सिकुड़ना भी होता है या कम होना, तो हाँ, ये दे सकते हैं कि because of the current pandemic the population of the world is contracting। समझ में आई मेरी बात कि बिकॉज ऑफ द करंट पैंडेमिक समझते ना, ये जो कोरोना फैला हुआ है, तो बिकॉज ऑफ द करंट पैंडेमिक द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज कॉन्ट्रैक्टिंग। दुनिया की पॉपुलेशन सिकुड़ रही है, सिकुड़ रही मतलब कम हो रही है ना, लोग मर रहे हैं बहुत, ओके। उसके बाद आप फिफ्थ वाला होमोग्राफ ले लीजिए। फिफ्थ वाला होमोग्राफ आप ले लीजिए टीयर। टीयर, TEAR। टीयर का एक मतलब तो आंसू होता है ना, और एक टीयर का एक मतलब फाड़ना होता है ना, कि डोंट टीयर द पेज, है ना। तो पहला मीनिंग आप लिख लीजिए कि नहीं, आई मीन पहला सेंटेंस आप लिख सकते हो कि अ टीयर फेल फ्रॉम द आई ऑफ द ओल्ड वुमन। अ टीयर फेल फ्रॉम द आई ऑफ द ओल्ड वुमन। और दूसरा लिख लीजिए सेंटेंस आप, टीयर द पेपर इनटू द 4 पीसेस सेड द टीचर। टीयर द पेपर इनटू 4 पीसेस सेड द टीचर, ओके। तो आई होप कि आपको होमोग्राफ समझ में आ गया है। तो ये मैंने होमोग्राफ इसलिए इतना इन डिटेल समझाया क्योंकि हमारी पोयम पूरी जो है होमोग्राफ के ऊपर ही बेस्ड है, ओके। तो बाय दिस टाइम आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड व्हाट इज़ होमोग्राफ। तो होमोग्राफ का मतलब क्या होता है, डबल मीनिंग वर्ड्स, ओके, डबल और ट्रिपल मीनिंग वर्ड्स के एक वर्ड जिनके बहुत सारे मीनिंग निकलते हो, 2 या 3 मीनिंग एटलीस्ट। अब देखिए फिगर्स ऑफ स्पीच, आई गेस एक दो फिगर्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस की है लाइव पोएम में भी। अब जब भी होमोग्राफ वर्ड्स जो आते हैं ना पोएम में, ये आपको 10th में भी है, कि जब भी होमोग्राफ वर्ड यानी कि डबल मीनिंग वर्ड्स आते हैं ना पोएम में, कॉमेडी क्रिएट करने के लिए, फन क्रिएट करने के लिए, तो वो फिगर ऑफ स्पीच को पन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पन। तो फॉर रिमेम्बरेंस पर्पस, मतलब स्टूडेंट्स को याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए मैं ऐसे समझाती हूँ कि व्हेन होमोग्राफ वर्ड्स आर यूज्ड फॉर फन, when homograph words are used for fun, then the figure of speech is pun, then the figure of speech is pun। अब कैसे देखते हैं इसमें,
When words with the same spelling or pronunciation are used in such a way that they convey more than one meaning, the figure of speech involved is called pun. अब देखो नीचे आपको एग्जाम्पल दिया है, हेलो हाउ इज़ लाइफ, है ना, बंदा ए मतलब कि कोई भी एक बंदा पूछ रहा है कि हेलो हाउ इज़ लाइफ, तो बी वाला उसका आंसर क्या दे रहा है, हेल ओ इट्स अ स्ट्राइप, है ना। तो यहाँ पे उसने हेल और ओ को जो है ना, ऑल वो मतलब एक के बाद एक ही है ना, लेकिन उसने थोड़ा सा जो है प्रोनाउंसिएशन में हेल ओ मतलब जानलुम है मेरी ज़िंदगी ना, समझ में आया। तो इसको पन कहा जाता है। अब ये जो पूरी पोयम है ना हमारी पन से भरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर बोला है फाइंड अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स और टीचर। अब मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ठीक है, तो आप बाकी के जो है खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो। जैसे कि हाउ मच अ लीवर लीव्स डिपेंड ऑन द लीवर, ठीक है, हाउ मच अ लीवर लीव्स डिपेंड्स ऑन द लीवर। क्या मतलब हुआ, हाउ मच अ लीवर लीव्स, लीवर मतलब देखिए लीवर का एक मतलब यहाँ पे ना लीवर, जैसे हम वर्कर काम करने वाला वर्कर, वैसे लीव मतलब जिंदा रहने वाला लीवर। तो लीवर का एक मीनिंग वो ला कि जिंदा रहने वाला, और लीवर दूसरा आपको मालूम है हमारे बॉडी का ऑर्गेन होता है। तो हाउ मच अ लीवर लीव्स, एक ज़िंदा रहने वाला कितना जीता है वो डिपेंड करता है उसके लीवर पे, है ना। तो ये लीवर पे डिपेंड करता है, मतलब सिर्फ ऐसा इसका यहाँ बताने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बस लीवर के ऊपर ही हमारे पूरे जीवन का आधार है। मतलब यहाँ पे ना समझ में आया आप लोगों के फ़न क्रिएट करने के लिए जो है डबल मीनिंग वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो वैसे ही बाकी के एक दो एग्जांपल्स आप जो है खुद जो है थोड़ा सर्च कर सकते हैं या सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन पोइट्री व्हेन अ क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू गेट एन आंसर बट टू एम्फसाइज अ पॉइंट और फैक्ट, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरोगेशन। अब इंटरोगेशन क्या, आप सिंपल भाषा में समझने जाओ तो कभी भी जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है स्ट्रेट अवे, तो आप है ना सीधा उठा के आप जो है फिगर्स ऑफ स्पीच लिख सकते हो इंटरोगेशन। बट देखिए यहाँ पे जो आपने लाइन के ऊपर ध्यान दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है आंसर पाने के लिए नहीं, बल्कि कोई पॉइंट को इफेक्टिवली पूछने के लिए। इसका मतलब ये हुआ, मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि अगर मैं बोलूँ मैं पागल हूँ क्या, जो आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, एम आई मैड टू टीच यू इंग्लिश, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को आपसे कोई सर्टिफिकेशन चाहिए मेरे पागल होने का या ना होने का। बट यहाँ पे क्या है कि अपना पॉइंट इफेक्टिवली पुट करने के लिए मैं क्या है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ना, क्वेश्चन के वे में, क्वेश्चन के अंदाज में पूछ रही हूँ, है ना, ताकि मैं अपने पॉइंट को फोर्सफुली आपके सामने रख सकूं। बात समझ में आई। तो जब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो एक्चुअली इनको रेटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। ये आपको 10th में भी है, हाँ, रेटोरिकल, RHETORICAL, रेटोरिकल क्वेश्चन। तो रेटोरिकल क्वेश्चंस होते ही वही है कि दोज आर आस्क्ड नॉट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग एन आंसर बट टू पुट योर पॉइंट इफेक्टिवली। सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड एज रेटोरिकल क्वेश्चंस। ओके, अब यहाँ पे भी बोला है कि आपको 3 to 4 एग्जाम्पल्स जो है इंटरोगेशन के निकालना है। गूगल सर्च कर सकते हैं आप कि पोएम्स में कहाँ कहाँ पर, इस पोएम की बात नहीं की जा रही है बल्कि आप अपनी तरफ से जो है ओन एग्जाम्पल दीजिए। ओके, तो इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट था कि होमोग्राफ क्या है, पन क्या है। तो मेरे ख्याल से अब तक आपको इतना ना समझ में आ चुका रहेगा। होमोग्राफ यानी डबल मीनिंग वर्ड्स, और जब डबल मीनिंग वर्ड्स को पोएम में यूज़ किया जाता है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है पन। ओके, तो ये जो पोएम है, दिस पोएम इज़ फुल ऑफ होमोग्राफिक वर्ड्स। ठीक है, देखते हैं। हैव यू एवर सीन, है ना, हैव यू एवर सीन मतलब क्या, आपने कभी देखा है। हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड। अब देखो अपने को जो है ये भी बोला था ना कि इंटरोगेशन फिगर ऑफ स्पीच, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना कि पूरी लाइन के मतलब फुल पोएम जो है ना दैट इज़ इंटरोगेशन।
सारी लाइंस में जो है ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ये पूरी पोएम जो है पन भी है, आई मीन यहाँ पे इसमें पन फिगर ऑफ स्पीच भी है और इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच भी है। ओके, तो हैव यू एवर सीन अ शीट ऑन अ रिवर बेड। अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, आपको रिवर बेड तो आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में सुना होगा ना, है ना। द बॉटम ऑफ द रिवर दैट इज़ कॉल्ड रिवर बेड। रिवर का जो अंदर का बॉटम रॉकी एरिया होता है उसको रिवर बेड बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसको भी फ़नी वे में लिया जा रहा है कि वो बेड को है ना अपने मतलब जो घर का बेडरूम का बेड होता है उससे कंपेयर किया जा रहा है कि बेडरूम के बेड पे आपकी मम्मी जो है बेडशीट बिछाते होगे ना, ठीक है। तो क्या आपने कभी देखा है ना, क्या आपने कभी रिवर बेड पे कोई शीट बिछी हुई देखी है? क्या रिवर बेड पे कोई चादर बिछी हुई देखी है? ठीक है, तो यहाँ पे भी इसको जो है फ़नी वे में प्रेजेंट किया जा रहा है कि क्या आपने कभी रिवर बेड पे रिवर के बेड के ऊपर कभी कोई बेडशीट बिछी हुई देखी है? और सिंगल हेयर फ्रॉम अ हैमर्स हेड, अंडरलाइन द वर्ड हैमर्स हेड। अब यहाँ पे हैमर का मतलब हथौड़ा नहीं, आप गूगल सर्च कीजिए हैमर हेड करके, है ना, एक शार्क की स्पीशीज़ है। हाँ, शार्क जो फिश होती है ना उसकी एक स्पीशीज़ है जिसको हैमर हेड, अगर आप उसकी इमेज देखोगे ना गूगल सर्च करके तो उसका जो सर का पार्ट होता है ना, सर आगे का, वो हैमर की शेप में होता है। तो यही रीज़न की वजह से उसका नाम जो रखा गया है हैमर हेड। ठीक है, तो वो फिश है, शार्क फिश, शार्क की एक स्पीशीज़ है। ठीक है, तो क्या आपने कभी हैमर्स के हेड पर क्या एक भी बाल देखा है? यहाँ पे भी फनी वे में लिया जा रहा है। थर्ड लाइन देखिए, हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज, है ना। अब क्या मतलब है यहाँ पे, आपने वो सुना होगा ना कि माउंटेन के फुट पर है, फुट ऑफ द माउंटेन सुना होगा, है ना। फुट ऑफ द माउंटेन मतलब क्या सही में कोई माउंटेन के पैर होते हैं? नहीं, है ना। जैसे बोलते हैं ना मुंब्रा शहर जो है, मुंब्रा टाउन जो है या शहर है वो जो है फुट ऑफ द माउंटेन पे बसा हुआ है। ओके, तो फुट ऑफ द माउंटेन का मतलब क्या होता है? पहाड़ के दामन में, अगर हम हिंदी में बोले, राइट। लेकिन क्या सही में क्या किसी माउंटेन के फुट होते हैं, पैर होते हैं? पैर के आगे के पार्ट को जो उंगली होती है उसको टोज कहा जाता है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी फन क्रिएट करने की कोशिश की गई है, क्या किसी माउंटेन के पैर में आगे की उंगलियाँ टोज होते हैं क्या? ओके, एंड इज देयर अ पेयर ऑफ गार्डन होज। देखिए होज के दो मीनिंग है, आपको साइड में ग्लॉसरी में दिया है। पहला मीनिंग है फ्लेक्सिबल ट्यूब, पाइप होता है ना, पाइप, गार्डन में पाइप जो यूज़ किया जाता है वाटरिंग करने के लिए, प्लांट्स को पानी डालने के लिए, उसको पाइप को आप बोल सकते हो, या सिंपली कोई भी पाइप को पानी के होज बोल सकते हो। सेकंड जो है ना, अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स। स्टॉकिंग्स किसको कहा जाता है? जो टाइट सॉक्स जैसे होते हैं ना, और यूजुअली लेंथी होते हैं, लंबे होते हैं, अप टू द नीज भी होते हैं, घुटने तक के, है ना, उसको स्टॉकिंग्स कहा जाता है। स्पेशली लेडीज़ पहनते हैं तो स्टॉकिंग्स, तो उसको भी होज कहा जाता है। तो क्या बोला जा रहा है कि गार्डन का जो होज होता है, क्या उसके कभी पैर देखे आपने? पैर मतलब जोड़ी ना, कपल। अभी जोड़ी किसकी होती है? सॉक्स की, स्टॉकिंग्स की हो सकती है, लेकिन क्या गार्डन के पाइप की जोड़ी होती है क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी डबल मीनिंग वर्ड होज को जो है डबल मीनिंग में लेकर जो है फन क्रिएट किया जा रहा है। डज द नीडल एवर विंक इट्स आई। अब नीडल आई पता है आपको किसे कहते हैं? नीडल आई, नीडल है ना, सुई जो होता है, सुई में जो होल होता है ना, जहाँ से थ्रेड घुसाया जाता है, धागा घुसाया जाता है, उस होल को एक्चुअली क्या कहते हैं? नीडल आई। तो क्या कभी नीडल आई आँख मारती है क्या? विंक करती है क्या? है ना। अब वाकई में क्या वो आँख है क्या कि वो विंक मारे, आँख मारे? नहीं ना। वाई डजन द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई। अब देखिए विंग के भी डबल मीनिंग है। विंग का एक मतलब ए विंग बी विंग है ना, बिल्डिंग के हमारे जो होते हैं। और विंग किसको कहा जाता है? बर्ड के फैदर्स को, परों को भी विंग कहा जाता है ना। तो क्या कभी किसी बिल्डिंग के विंग को, ए विंग को, बी विंग को उड़ते देखा है आपने? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैराजोल। अंडरलाइन द वर्ड पैराजोल। देखिए उसका मीनिंग दिया अम्ब्रेला। अभी जो बारिश
हो रही है आजकल, एक है ना, 1-2 दिन से काफ़ी हो रही है, तो आप लोग पैराजोल यूज़ करोगे। आप लोग तो नहीं करोगे, आपके घर के जो एल्डर्स बाहर जाएंगे वो करेंगे क्योंकि लॉकडाउन है, राइट। तो कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैराजोल। अब ये रिब्स क्या होता है, अंडरलाइन द वर्ड रिब्स। रिब्स है ना, रिब्स का डबल मीनिंग है यहाँ पर। रिब्स का ही डबल मीनिंग है। तो एक आपको टिकलिंग द रिब्स पता है, टिकलिंग द रिब्स फ्रेज भी है एक्चुअली। टिकलिंग द रिब्स किसको बोलते हैं, गुदगुदी करना, गुदगुदी करते हैं उसको कहते हैं ना टिकलिंग द रिब्स। रिब्स हमारे एक्चुअली फसलियों को बोला जाता है, तो ना पेट के ऊपर गुदगुदी की जाती है तो उसको बोला जाता है टिकलिंग द रिब्स। लेकिन रिब्स का एक और मीनिंग है, आप लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अ लॉन्ग रेज्ड पीस of metal for supporting. A long raised piece of metal for supporting. कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैराजोल, मतलब क्या हुआ इसका। पैराजोल का मीनिंग आपने देखा कि अम्ब्रेला है ना, और रिब्स का मीनिंग देखा कि रेज अ लॉन्ग रेज्ड पीस ऑफ मेटल फॉर सपोर्टिंग। मतलब ये रिब्स किसको बोलते हैं, वो छतरी के अंदर तारे जो होती है ना, तारे अंदर की, तो उनको बोला जाता है। तो क्या छतरी की तारों को गुदगुदी की जा सकती है ना, की जा सकती है। मतलब यहाँ पे रिब्स का जो डबल मीनिंग है उसको लेकर यहाँ पर फन क्रिएट किया जा रहा है। इसको जो है रिब्स को ह्यूमरस वे में प्रेजेंट किया गया है। ओके। और ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल। देखिए मैंने स्टार्टिंग में जो वार्मिंग अप वर्कशॉप था उसमें बताया था कि ट्रंक के 3 मीनिंग है ना, कि ट्रंक का मतलब एलिफेंट की सूंड भी होता है, या बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है, या झाड़ का जो तना होता है उसको भी बोलते हैं। तो क्या आप वो झाड़ का जो, पेड़ का जो ट्रंक होता है, क्या उसको खोल सकते हो कोई पेटी के जैसा, है ना। समझ में आई बात। यहाँ पे ट्रंक, होमोग्राफिक वर्ड क्या है, ट्रंक। ठीक है। आर द टीथ ऑफ अ रेक एवर गोइंग टू बाइट, अंडरलाइन द वर्ड रेक। रेक को अंडरलाइन कीजिए और उसका लिख लीजिए अ टूल फॉर गार्डनिंग, अ टूल फॉर गार्डनिंग। अब एक गार्डनिंग के लिए आप लोगों ने वो देखा होगा ना, वो स्पेड होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, वैसा ही गार्डनिंग में एक जो है रेक भी होता है। रेक मतलब क्या है ना, जैसे कोम में कैसे कंघी के अंदर कैसे अलग अलग वो होते हैं ना, लाइंस होती हैं कंघी के अंदर, अलग अलग जो है उसके दाने होते हैं, उसके दांत होते हैं ना, कंघी के दांत होते हैं। तो उसी तरह रेक के अंदर भी जो उसके अलग अलग दांत होते हैं। तो क्या वो रेक के जो दांत है वो क्या कभी काट सकते क्या। अब वो सही में थोड़ी ना दांत है जो काटेंगे। तो यहाँ पे भी जो है टीथ को डबल मीनिंग में लिया गया है, टीथ ऑफ द रेक। टीथ ऑफ द रेक मतलब आप समझे ना, एग्जैक्टली वैसा ही जैसे अपने कोम में होता है ना, कंघी के अंदर जैसे दांत होते हैं, तो ऐसा वो टूल होता है गार्डनिंग का, जिसमें अलग अलग जो है थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जो है रॉड्स दी होती है, दांत दिए होते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि क्या वो तीत काट सकते हैं क्या। तो यहाँ पे होमोग्राफिक वर्ड क्या है, तीत। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट। अब घड़ी, दीवार घड़ी जो होती है क्लॉक, है ना, तो उसके जो कांटे होते हैं ना, मिनट दिखाने वाले, घंटा दिखाने वाले, तो उसको हैंड्स कहा जाता है ना। वो जो हमको मिनट दिखाते हैं, वो जो कांटे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, हैंड्स। तो क्या उन हैंड्स में हमारे हैंड्स की तरह लेफ्ट राइट होता है क्या। कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क। अब यहाँ पे होमोग्राफ वर्ड क्या है, प्लॉट। प्लॉट के डबल मीनिंग हुआ, एक प्लॉट पीस ऑफ लैंड को भी बोला जाता है, और बोलते हैं ना फिल्म का, या फिल्म का प्लॉट ऐसा है, ये सुना होगा आपने, फिल्म का प्लॉट मतलब फिल्म का स्टोरी। प्लॉट मतलब क्या, स्टोरी। तो क्या गार्डन का प्लॉट डीप और डार्क हो सकता है क्या। मतलब कोई मूवी की स्टोरी वगैरह होती है ना, तो अगर वो थोड़ा सीरियस टाइप हो तो बोला जाता है कि बहुत ही डीप प्लॉट है इसका, बहुत ही डार्क प्लॉट है। तो क्या किसी स्टोरी की तरह गार्डन का प्लॉट भी डीप और डार्क हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे होमोग्राफिक वर्ड क्या है, प्लॉट। और लास्ट लाइन देखिए, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ बर्ड्स बार्क।
देखिए बर्च जो है पेड़ का नाम है, ट्री का नाम है, आपको साइड में दिया है ट्री। तो बर्च का जो बार्क, देखिए यहाँ पे होमोग्राफिक वर्ड क्या है, बार्क। बार्क का डबल मीनिंग निकलता है, जो पेड़ की छाल होती है ना, लकड़ा जो उसका होता है, उसकी ऊपर की जो छाल है ना, एक पतली सी स्किन निकाल दी जाए तो उसको हम बार्क बोलेंगे। और एक बार्क जो है कुत्ते के भौंकने को बोलते हैं। तो क्या वो जो ट्री है उसके बार्क की कोई साउंड होती है क्या, होगी क्या, नहीं, वो पेड़ की छाल है, उसकी भौंकने की आवाज़ थोड़ी आएगी। समझ में आई बात। तो दिस पोएम यू हैव सीन इज फुल ऑफ होमोग्राफिक वर्ड्स, है ना, फुल ऑफ डबल मीनिंग वर्ड्स। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वर्कशॉप देखते हैं। फ्रॉम ईच लाइन इन द पोएम pick out the word what is homograph, write its meaning in the context of the phrase used in the poem, then write the another meaning implied in the question। ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो पोएम में हमको जो है ना होमोग्राफिक वर्ड्स आए हैं उसको लिस्ट डाउन करना है, उनके कौन से डबल मीनिंग आए हैं वो भी लिखना है। ठीक है, वो भी लिखना है हमें। देन हमको जो है दैट्स इट, हमको बस वही करना है कि उनके जो डबल मीनिंग्स हैं, कौन से वर्ड्स आए हैं और उनके क्या क्या मीनिंग है वो लिखना है। ठीक है। तो हमको स्टेंजा वाइज दिया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट स्टेंजा में देखिए एक तो बेड आया है, बेड का एक मीनिंग क्या है, पीस ऑफ फर्नीचर, है ना, और दूसरा मीनिंग क्या है, बॉटम ऑफ रिवर। ठीक है, अब हम देखते चलते हैं कि और कौन कौन से आए। फर्स्ट स्टेंजा में आपको हेड भी आया है ना, हैमर्स हेड, देखिए हैमर्स हेड, तो लिख लीजिए हेड, और उसका पहला मीनिंग होगा अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट मीनिंग क्या होगा, और अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, और दूसरा मीनिंग क्या होगा, पार्ट ऑफ द हैमर, पार्ट ऑफ द हैमर with which we heat a nail, part of a hammer with which we heat a nail। समझ में आया, मतलब ये हैमर का हेड है, हैमर मतलब हथौड़े का, सेकंड जो मीनिंग है वो हथौड़े वाला है। अब तीसरा वर्ड देखिए क्या आया है, फुट। तो फुट का फर्स्ट मीनिंग लिखिए पार्ट ऑफ द लेग, पार्ट ऑफ द लेग, और अदर मीनिंग क्या लिखोगे आप, बेस ऑफ अ माउंटेन, बेस ऑफ अ माउंटेन। चौथा वर्ड लिखिए फर्स्ट स्टैंजा में, होज, होज, और उसका फर्स्ट मीनिंग आप लिखोगे अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग्स और टाइट्स, है ना। होज के तो आई गेस यहाँ पे दोनों मीनिंग दिए हुए हैं, सो यू कैन सिंपली कॉपी फ्रॉम हियर, अ फ्लेक्सिबल ट्यूब या फिर अ पेयर ऑफ स्टॉकिंग और टाइट्स। ऑलराइट, डायरेक्टली सेकेंड स्टैंजा देखिए। सेकेंड स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा कौन सा, ये डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, आई आया है ना यहाँ पर, तो लिख लीजिए फर्स्ट वर्ड आई। तो उसका पहला मीनिंग क्या होगा, आई द ऑर्गेन ऑफ साइट, SIGHT साइट, है ना, द ऑर्गेन ऑफ साइट, ऑर्गेन ऑफ साइट मतलब जिससे हम लोग देखते हैं, है ना, हमारी आंखें। और दूसरा मीनिंग लिखिए यहाँ पर, द होल ऑफ अ नीडल, द होल ऑफ अ नीडल। ठीक है, अब सेकेंड वर्ड लिखिए, सेकेंड स्टैंजा में सेकेंड वर्ड क्या आया देखिए, विंग। हमको पहले हम क्या मतलब समझ लेना आप कि हमको किस पे फोकस करना है, सिर्फ होमोग्राफ वर्ड जो है उन पे फोकस करना है। तो विंग लिखिए, विंग का पहला मीनिंग आप क्या लिखोगे, फर्स्ट कॉलम में पहला मीनिंग लिखोगे आप ऑर्गेन ऑफ, या फिर आप लिखोगे फेदर लिख लीजिए, सिंपली आप लिख लीजिए फेदर ऑफ बर्ड, फेदर ऑफ बर्ड। और विंग का सेकेंड मीनिंग क्या आएगा, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, क्या आएगा, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, अब सेकेंड स्टेंजा में तीसरा वर्ड क्या आया है, रिब्स। देख लीजिए आप, रिब्स आया है ना, मैंने बताया था ना रिब्स के डबल मीनिंग है, तो लिख लीजिए रिब्स, और उसका पहला मीनिंग लिखिए
रिब्स का मीनिंग आप लिखिए बोन्स, बोन्स फ्रॉम द स्पाइन, बोन्स फ्रॉम या फिर बोन्स कनेक्टेड टू द स्पाइन, बोन्स कनेक्टेड टू द स्पाइन। और दूसरा मीनिंग आप लिख लीजिए, मैंने जो दूसरा मीनिंग मैं आपका रिब्स का बता चुकी हूँ, है ना, कि अ लॉन्ग रेस्ड पीस ऑफ मेटल फॉर सपोर्टिंग, तो वही लिख लोगे आप, ठीक है। ट्रंक सेकेंड स्टैंजा में, सेकेंड स्टैंजा में देखिए फोर्थ लाइन में होमोग्राफिक वर्ड क्या आया है, ट्रंक, है ना। तो ट्रंक का पहला मीनिंग आप क्या लिखोगे, अ लार्ज स्टोरेज बॉक्स, अ लार्ज स्टोरेज बॉक्स। और दूसरा मीनिंग आप लिखोगे वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, ठीक है। अब हमारा थर्ड स्टैंजा जो लास्ट बचा, देख लीजिए इसमें कौन कौन से वर्ड्स आए हैं होमोग्राफ। टीथ है, हैंड्स है, प्लॉट है और बार्क है ना। तो हम इनके मीनिंग लिखते चलते हैं। टीथ, तो उसका आप लिख लीजिए पहला मीनिंग के क्या लिखेंगे आप, टीथ द स्ट्रक्चर इन द माउथ फॉर बाइटिंग एंड चीविंग, द स्ट्रक्चर इन द माउथ फॉर बाइटिंग एंड चीविंग। और टीथ का आप दूसरा मीनिंग जो है लिखोगे सेकंड कॉलम में, लॉन्ग मेटल प्रोंग्स, PRONGS, प्रोंग्स ऑन अ गार्डन टूल, लॉन्ग मेटल प्रोंग्स ऑन अ गार्डन टूल, ठीक है। उसके बाद सेकंड लिख लीजिए हैंड्स, हैंड्स क्या आएगा, द एंड पार्ट ऑफ आर्म, द एंड पार्ट ऑफ आर्म। और मीनिंग दे उसका जो है एक और मीनिंग लिख लीजिए सेकंड कॉलम में, द पॉइंटर्स ऑन अ क्लॉक, द पॉइंटर्स ऑन अ क्लॉक। अब तीसरा वर्ड क्या था हमारा, प्लॉट ना। प्लॉट का मीनिंग लिखिए स्मॉल एरिया ऑफ लैंड, स्मॉल एरिया ऑफ लैंड। और दूसरा प्लॉट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, जैसे स्टोरी हो गई या प्लान हो गया, तो लिख लीजिए स्टोरी और प्लान, स्टोरी और प्लान। और लास्ट वर्ड है बार्क, बार्क का मीनिंग लिख लीजिए आप क्राई ऑफ अ डॉग और फॉक्स, क्राई ऑफ अ डॉग और फॉक्स। और दूसरा मीनिंग लिख लीजिए द आउटर कवरिंग ऑफ ट्री ट्रंक, द आउटर कवरिंग ऑफ ट्री ट्रंक। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया हो तो लेक्चर को दोबारा रिवाइंड करके सुन लीजिए एंड डू कंप्लीट दिस टेबल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्वेश्चन दिया है कि राइट 2 लाइन्स फ्रॉम दिस पोएम विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस। अब आपको जो भी लाइन, ह्यूमरस मतलब क्या, फ़नी, जो भी लाइन आपको फ़नी लगती है आप लिख सकते हो। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी आप कौन सा लिखो कि कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैराजोल, है ना। और दूसरी लाइन डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, राइट। तो ये दोनों लाइन बहुत फ़नी है। अब बोला है आपको फाइंड फ्रॉम द पोएम 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, हर एक के जो है 3-3 एग्जाम्पल्स देने बोला है। तो मैंने आपको पहला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इंटरोगेशन। तो इन द बिगनिंग ओनली आई टोल्ड यू कि दिस कंप्लीट पोएम इज़ फुल ऑफ इंटरोगेशन। तो हर लाइन आप इंटरोगेशन, आप कोई भी 3 लाइन उठा के लिख लीजिए। उसके बाद पन, हर लाइन पन है, आप कोई भी लाइन उठाकर लिख लीजिए। अब पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन पे ध्यान दीजिए। पर्सोनिफिकेशन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है कि जब पर्सन की क्वालिटी कोई नॉन लिविंग चीज़ को दी जाए, जब पर्सन की क्वालिटी कोई नॉन लिविंग चीज़ को दी जाए। जैसे अगर मैं बोलूँ ना फ्लावर्स, फ्लावर्स आर स्माइलिंग, आई गेस मैं फर्स्ट पोएम में बता चुकी हूँ, लाइफ जो हमारी पोएम थी उसमें बता चुकी हूँ, है ना। पर्सोनिफिकेशन क्या है,
तो जब पर्सन की क्वालिटी कोई नॉन लिविंग चीज़ को दी जाए, उस वक्त भी मैंने यही एग्जांपल्स दिए थे कि फ्लावर्स आर स्माइलिंग, है ना, फ्रेंड्स आर डांसिंग। तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। अब देखो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन कौन सी लाइन है, देखिए पहला एग्जाम्पल जा सकता है, हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज। ठीक है, ये पर्सन के होते हैं ना, फुट और टोज, माउंटेन के तो नहीं होते हैं, तो ये क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन। वैसा ही डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, तो आँख तो इंसान की होती है ना, नीडल की कैसे हो सकती है, तो ये भी क्या हुआ, पर्सोनिफिकेशन। और तीसरा, कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैराजोल, है ना, रिब्स भी तो इंसान की होती है ना, वो जो हमारी क्या बोलते हैं आप उसको, फसली बोलते हैं, उसमें जो हड्डी होती है ऊपर की, उसको रिब्स कहा जाता है ना, तो वो भी जो है इंसान की होती है। समझ में आई बात। तो ये तीनों जो है पर्सोनिफिकेशन है। कौन कौन सा, हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज, फिर डज द नीडल एवर विंक इट्स आई, फिर कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैराजोल। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एलिट्रेशन। देखो एलिट्रेशन क्या है, आपको पता होगा कि 8th स्टैंडर्ड में किया होगा आपने ये, कि जब दो वर्ड्स की स्टार्टिंग का साउंड सेम होता है, जैसे देखिए सेकेंड लाइन में हैमर्स हेड, हैमर्स हेड, यहाँ पे ह का साउंड रिपीट हुआ। मैं एक बात बता दूँ, अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि सेम अल्फ़ाबेट रिपीट होना चाहिए, नहीं, सेम अल्फ़ाबेट नहीं है, सेम साउंड। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे दूँ कि अगर होता सन इज शाइनिंग, हालांकि अल्फ़ाबेट स और सन जो है, सन भी एस से स्टार्ट हो रहा है, शाइनिंग भी एस से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो एलिट्रेशन नहीं है। क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका साउंड। तो एनीवेज यहाँ पे हैमर्स हेड, ये एलिट्रेशन है। फिर देन सेकेंड स्टैंजा में जो लास्ट लाइन है ना, ओपन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, ट्रंक ऑफ अ ट्री, टी का साउंड रिपीट हुआ है, वो एलिट्रेशन है। फिर लास्ट लाइन बर्ड्स बाग, बर्ड्स बाग है ना, साउंड ऑफ द बीज रिपीटेड, है ना, वो भी एलिट्रेशन है। अंडरस्टूड। तो ये हमारे सारे फिगर्स ऑफ स्पीच हो गए। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोएम, read the following sentence carefully, then fill in the blanks using appropriate words from the brackets to make ones. अब देखिए यहाँ पे फिलअप्स दिए हैं आपको, है ना, और ऑप्शंस भी दिए हैं, तो उनमें से जो भी सूटेबल लगे आप यूज़ करना है। शी हैड अ फोटोग्राफिक मेमोरी बट नेवर डैश इट, क्या आएगा इसमें, डेवलप्ड इट, है ना। क्या मतलब हुआ कि उसकी बहुत ही फोटोग्राफिक मेमोरी थी। फोटोग्राफ्स को आपको पता होगा ना कि डेवलप किया जाता है, जो भी प्रिंटेड फोटोग्राफ्स है, मैं उनकी बात कर रही हूँ, मोबाइल में लिए जाते हैं उनकी नहीं बात कर रही हूँ, पर आपको पता है ना, जो भी प्रिंट होते हैं फोटोग्राफ्स, तो उनको जब हम फ़ोटो स्टूडियोज़ जो होते हैं वहाँ पर हम जब देते हैं प्रिंट के लिए, तो उसको क्या बोला जाता है, डेवलप करने दिया है, तो उसका आंसर आएगा डेवलप। सेकेंड देखिए, ही वॉज स्ट्रगलिंग टू फिगर आउट हाउ लाइटनिंग वर्क्स व्हेन इट स्ट्रक हिम। स्ट्रक के देखो दो मीनिंग होता है। स्ट्रक हिम मतलब अचानक कोई चीज़ याद भी आना, या लाइटनिंग बिजली का गिरना भी, उसको भी स्ट्रक बोला जाएगा। एवरी कैलेंडर डेज आर नंबर्ड, क्या आएगा, एवरी कैलेंडर डेज आर नंबर्ड। देन फोर्थ वन देखिए, अ बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन बिकॉज इट इज डैश, बिकॉज इट इज, आंसर आएगा टू टायर्ड। समझ में आया यहाँ पे क्या ह्यूमरस है, बाइसिकल अपने पैरों पे खड़े क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत थक गई है ना, या फिर टू टायर्ड मतलब टू टायर्ड वो कि उसके दो टायर्स होते हैं। देन फिफ्थ देखिए, आई एम रीडिंग अ बुक ऑन एंटी ग्रेविटी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डैश द बुक, डैश द बुक, पुट डाउन द बुक। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या ह्यूमरस चीज़ है कि मैं एंटी ग्रेविटी की बुक पढ़ी थी, इसलिए मुझे बुक नीचे रखना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, दो मतलब पुट डाउन का डबल मीनिंग निकला,
मैं बुक को नीचे नहीं रख सकती, मतलब इंटरेस्ट की वजह से भी और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी, क्योंकि मैं एंटी ग्रेविटी बुक पढ़ रही थी, इसलिए मैं नीचे नहीं रख सकती, क्योंकि मेरी बुक किस में दिशा में, ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट दिशा में है ना, एंटी ग्रेविटी में काम कर रही है। आई वुड टेल यू अ केमिस्ट्री जोक बट आई नो आई वुडंट गेट अ डैश। इसका आंसर क्या आएगा? रिएक्शन, है ना। रिएक्शन का डबल मीनिंग होता है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में भी होता है रिएक्शन, और रिएक्शन मालूम है ना, सामने वाले के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्शन। व्हाट डू यू कॉल वॉटसन व्हेन शेरलॉक इज़ एन अराउंड? तो इसका आंसर आएगा होमलेस। व्हाट डू यू कॉल वॉटसन? एक्चुअली ये जो है ना, वॉटसन और शेरलॉक, इनका एक डिटेक्टिव जैसे थे इन लोग। वॉटसन जैसे आप लोगों ने वो सीआईडी देखा होगा ना, ऐसे भी प्रतिदिन हर केस का पता लगाते हैं। तो ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं ना, इनकी बहुत ही फेमस नॉवेल्स हैं। नॉवल में ये दो कैरेक्टर, एक डिटेक्टिव बेस्ड नॉवल है, तो उसमें वॉटसन का नाम है ना, नहीं शेरलॉक का नाम जो है ना, शेरलॉक होम्स है। तो इसलिए ऐसा जोक क्रिएट किया गया है कि होमलेस। एंड द लास्ट वन, आई वुड टेल अ हिस्ट्री जोक बट इट्स टू डैश। क्या आएगा? ओल्ड फैशन। अब हिस्ट्री का जोक है तो ओल्ड फैशन ही रहेगा ना, समझ में आया? मतलब ये यहाँ पर डबल मीनिंग वर्ड्स लेके जो है फन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। तो हो सकता है आपको आ जाए, ये फिलअप्स में से भी हो सकता है, बिकॉज एनीथिंग विच इज़ टेक्चुअल हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके अच्छा, एक बात जो मैं फर्स्ट पॉइंट में भी बताना भूल गई थी, वो ये कि 9th स्टैंडर्ड से ऑन जो है आप लोगों को एप्रिसिएशन रहते हैं पोएम के। ओके पोएम के एप्रिसिएशन लिखने के लिए आता है आपको। 5 मार्क का पोएम का एप्रिसिएशन लिखना होता है। और वो एप्रिसिएशन का मतलब है कि आपको पोएम के बारे में एक समरी जैसा लिखना होता है। आई डोंट थिंक सो कि आपको 8th स्टैंडर्ड में होगा। तो समझ लीजिए कि it will be possible for me to give a better explanation when we have 1-to-1 lecture, है ना। पर्सनल लेक्चर जब होगी तब मैं बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट स्टिल इफ़ यू हैव द रेफरेंस बुक सो डू रिफर इट, कि एप्रिसिएशन में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, और उसको कौन से 2 फॉर्मेट में लिखा जाता है वो देखिए आप। बट यू हैव टू फॉलो ओनली पैराग्राफ फॉर्मेट। आप लोगों को जो है वो पैराग्राफ फॉर्मेट करना है। ओके सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय।